हमें यही बैठना। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन आधार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रिंकू मेहर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, अपने बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के अंदर बेटा अपने 3 ब्रांचेज चलती है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और डेयरी। तीनों की जो यूनिट्स हैं उनके 5-5 चैप्टर हैं। 5-5 चैप्टर के अंदर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। देखिए बेटा, एग्रोनॉमी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है ये 4 नंबर का है। मेजर 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो, सस्य विज्ञान को अपन इंग्लिश में कहते हैं बेटा एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ध्यान रख लेना बेटा, आपके जो बुक है उसके फर्स्ट पेज पे ही एग्रोनॉमी लैटिन भाषा का वर्ड दे रखा है, जो कि गलत है, ठीक है ना। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का वर्ड है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसमें मिसप्रिंटिंग है। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का वर्ड है और एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का वर्ड है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोज प्लस नोमस। एग्रोज की यदि बात करें तो एग्रोज का मतलब होता है बेटा फील्ड, भूमि, ठीक है। नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। अर्थात मैं यूँ कहूँ, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व भूमि के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। अब बात करें अपन, यहाँ से क्वेश्चंस बेटा पूछे हुए हैं पहले, जैसे एग्रोनॉमी, ये जेट वगैरह में अपने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक का। कौन सी का है? ग्रीक का। दूसरी बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन का। उसके बाद अपन एग्रोनॉमी में ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का है, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं मृदा की। किसकी करते हैं? मृदा की। इसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा मृदा। देखिए बेटा, मृदा और मृदा के अंदर अपने 2 चीज चलती है इस टॉपिक के अंदर। एक तो चलेगी मृदा उर्वरता, जिसको कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। एक होती है मृदा उत्पादकता, जिसको कहते हैं बेटा सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी। देखिए बेटा, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता ये मेजर टॉपिक है। पिछले बोर्ड के जो पेपर्स थे उनमें यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, अपने क्या है? मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, मृदा उर्वरता कहते हैं किसे हैं? मृदा के द्वारा पौधों को प्राप्य रूप में पोषक तत्व प्रदान कराने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता। दूसरी बात करें मृदा उत्पादकता। किसकी बात करें? मृदा उत्पादकता। तो मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं बेटा मृदा उत्पादकता। क्या कहेंगे? मृदा उत्पादकता। देखो, सॉइल फर्टिलिटी जो मृदा उर्वरता रहती है उसको उर्वरक के रूप में, फर्टिलिटी के रूप में मापा जाता है, जबकि इसको उपज के रूप में मापा जाता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो अपने मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बच्चों, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करेंगे। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि बात की जाए तो पहले कारक आते हैं बेटा प्राकृतिक कारक। कौन से कारक? प्राकृतिक कारक वे कारक होते हैं जिनमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, जो अपने आप होता है। देखिए, दूसरा जो कारक का प्रकार होता है वो होता है बेटा कृत्रिम कारक। कौन सा? कृत्रिम कारक जो मनुष्य के द्वारा प्रभावित करता है, वो कृत्रिम कारक के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जो पहला आता है वो आता है पैतृक पदार्थ। कौन सा? पैतृक पदार्थ। देखिए, पैतृक पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंटियल मैटर। देखिए बेटा, मृदा का जिन पदार्थों के द्वारा निर्माण होता है वो कहलाता है पैतृक पदार्थ।
क्या कहलाएगा? पैतृक पदार्थ। पेरेंटियल मैटर उसको कहा जाता है, पैतृक पदार्थ उसको कहा जाता है। तो देखिए मृदा का निर्माण जिस प्रकार के पैतृक पदार्थ के द्वारा होगा, मृदा का निर्माण जिस प्रकार के पैतृक पदार्थ के द्वारा होगा, मृदा की उर्वरता उसी प्रकार की होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई उर्वरक पदार्थ है, पैतृक पदार्थ कैसा है? उर्वरक है, ठीक है ना। उर्वरक है तो मृदा भी सीधी सी बात है उर्वरक बनेगी, ठीक है ना। तो मृदा की उर्वरता ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो पैतृक पदार्थ जो रहता है वो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्थलाकृति। किसकी तरफ? स्थलाकृति। देखो स्थलाकृति आपने देखा होगा, जो भूमि रहती है कहीं पर समतल होती है, कहीं उबड़ खाबड़ होती है, कहीं ढलान अधिक होता है। तो स्थलाकृति जिस प्रकार की होती है मृदा की उर्वरता उसी प्रकार की होती है। मान लीजिए एक ढलान वाली भूमि है, ठीक है, मान लीजिए दैट सपोज ये ढलान वाली भूमि है, यहाँ पर पानी नीचे वाले क्षेत्र में बह करके जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाले क्षेत्र में बह करके जाएगा पानी, तो पानी के साथ पोषक तत्व आदि बह करके जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे, जिसके कारण मृदा की उर्वरता कम होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है ना। तो जो स्थलाकृति रहती है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा आयु। मृदा आयु की यदि बात करें तो मृदा आयु देखिए, जैसे जैसे प्रारंभिक जो मृदा का फॉर्मेशन होती है, मृदा का निर्माण होता है, मृदा का जो निर्माण होता है, तो मृदा के निर्माण के समय मृदा में पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर फसल को बोया जाता है, फसल को बोने के पश्चात जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती जाती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ेगी उसकी उर्वरता भी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो जो मृदा की आयु है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु की यदि बात करें तो जलवायु भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। वो कैसे करती है? देखिए किसी क्षेत्र की यदि बात करें अपन पर्टिकुलर, तो जलवायु मान लीजिए कहीं पर वर्षा ज्यादा हो रही है, पानी बह करके आ रहा है, पानी बह करके आ रहा है, ठीक है। तो पोषक तत्व घुलेंगे, पोषक तत्व घुलेंगे तो दूसरे स्थान पर बहकर जाएंगे। तो जलवायु तापमान आदि जो रहते हैं वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई देखिए बच्चों सबसे पहले तो मृदा प्रोफाइल क्या है? देखिए मृदा को एक निश्चित गहराई तक, मृदा को एक निश्चित गहराई तक खोदने पर उसमें जो अनेक संस्तर दिखाई देते हैं वो कहलाती है बेटा मृदा प्रोफाइल, जिसको कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। इंग्लिश में कहते हैं सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल कहा जाता है उसको इंग्लिश में। आपने 11th में सोइल वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा मृदा प्रोफाइल, ठीक है ना। तो मृदा प्रोफाइल की जो गहराई होती है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। दूसरी बात यदि करें मृदा की भौतिक दशा, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो मान लीजिए कोई मृदा है, उसकी भौतिक दशा अच्छी है, ठीक है ना, उसमें एरिएशन अच्छा है, ठीक है, उसमें रंध्रावकाश सही है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी है तो वो उर्वरक होगी, ठीक है। यदि मान लीजिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सही नहीं है, मृदा की भौतिक दशा सही नहीं है, तो वो उर्वरक नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मृदा की भौतिक दशा जो रहती है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो मृदा अपर्दन। मृदा का जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन की यदि बात की जाए तो मृदा का देखो बेटा क्या मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो मृदा का किसी भी कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो कहलाएगा मृदा अपर्दन। मेनली दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा, ठीक है ना। जल के द्वारा होने वाला जो अपर्दन रहता है उसको जल अपर्दन कहते हैं, वायु के द्वारा जो होने वाला अपर्दन रहता है उसको वायु अपर्दन कहा जाता है। तो देखिए मृदा अपर्दन, किसी स्थान पर मान लीजिए मृदा का क्षरण हुआ, इरोजन हुआ, ठीक है, मृदा बह करके गई किसी दूसरे स्थान पर, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स आदि चले जाएंगे। तो मृदा अपर्दन जिन स्थानों पर होता है वहां की उर्वरता है वो कम हो जाती है। तो मृदा अपर्दन भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट बात करें मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। देखिए बेटा यदि मृदा में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध है तो वो मृदा उर्वरक होगी, लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है तो मृदा उर्वरक होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है ना। तो मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्वों की मात्रा रहती है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। तो ये थे प्राकृतिक कारक जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यदि बात की जाए बेटा कृत्रिम कारक की। कृत्रिम कारक देखिए जो मनुष्यों के द्वारा
प्रभावित होती है मृदा की उर्वरता, उसको प्रभावित करने वाले जो कृत्रिम कारक है वो ये देखिए, पहला है बेटा जलाक्रांति। तो देखिए जलाक्रांति क्या होता है, खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक जल का भर जाना, जो भूमि रहती है अपनी, जो खेत रहता है उसके अंदर आवश्यकता से अधिक जल का भर जाना, वही कहलाता है बेटा जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग कहा जाता है जिसको। वाटर लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है, जलाक्रांति कहा जाता है। तो जलाक्रांति की स्थिति उत्पन्न होने पर आपने देखा होगा, सेम नाम सुना होगा, सामान्यतः जो नहरी क्षेत्र रहते हैं वहां पर लगातार जल बह करके जाता है, तो वहां का जल स्तर ऊपर आ जाता है। जल स्तर ऊपर आने पर वहां पर वो जो सेम की समस्या हो जाती है, तो वो एक तरीके से जलाक्रांति है। तो आवश्यकता से अधिक जल भर जाने के कारण मृदा के अंदर वायु आदि उपस्थित नहीं हो पाती है, ठीक है ना, वायु आदि का प्रवेश कम हो जाता है, रंध्रावकाश में वायु नहीं रह पाती है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। तो जलाक्रांति भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट यदि बात करें फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, देखो फसलों को उगाने की जो प्रणाली होती है वो कहलाती है बेटा फसल प्रणाली। अब देखिए आपने देखा होगा सामान्यतः लगातार एक ही फसल को तो ये नहीं कि बोया जाए, ठीक है ना, बदल बदल के फसल बोते हैं और उसी को कहा जाता है बेटा फसल चक्र। क्या कहते हैं? फसल चक्र, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। देखिए फसल प्रणाली किस प्रकार से प्रभावित करती है। मान लीजिए कोई फार्मर है, कोई किसान है, वो लगातार एक ही फसल को बो रहा है, लगातार वो एक ही फसल को बोता जा रहा है, तो क्या होता है कि मृदा की उर्वरता ऐसी स्थिति में कम हो जाती है। इसलिए मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है और अच्छे प्रकार की फसल प्रणाली अपनाई जाती है। तो फसल जो प्रणाली होती है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा फसल चक्र के बारे में। तो फसल चक्र क्या होता है? भूमि के एक ही टुकड़े पर, भूमि के एक ही टुकड़े पर बदल बदल कर फसलें बोना कहलाता है फसल चक्र। क्या कहलाएगा? फसल चक्र, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें मृदा पीएच, मृदा का जो पीएच मान है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि जो मृदा का पीएच मान होता है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता सीधे सीधे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि एक विशेष पोषक तत्व की उपस्थिति के लिए एक निश्चित पीएच मान की आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि बात करें मृदा सूक्ष्म जीव, देखो मृदा में अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ठीक है ना, राइजोबियम जीवाणु है, ठीक है ना, जो भी है। तो मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो मृदा में लगातार अनेक क्रियाएं करते रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, ठीक है ना। तो मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। यदि मृदा में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव है तो नाइट्रीकरण आदि क्रियाएं सही चलती रहेगी, मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। लेकिन मृदा में यदि सूक्ष्म जीव नहीं है, मृदा में यदि सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम है, तो एक्टिनोमाइसीटीज आदि नहीं है, तो मृदा की उर्वरता लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि नाइट्रीकरण आदि क्रियाएं रुक जाएगी, ठीक है। तो मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा के अंदर देखिए मृदा के अंदर पाया जाता है बेटा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। आपने 11th क्लास में मृदा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पढ़ा था मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन पढ़ा था, ठीक है। सॉइल कंपोजिशन के अंदर आपने ये चीज पढ़ी है, डायग्राम पढ़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 5% कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है, 45% खनिज पदार्थ था, ठीक है, 25% वायु थी, 25% जल था, ठीक है, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, और एक खनिज पदार्थ। ये संगठन आप लोगों ने पढ़ा था 11th में, ठीक है। अब देखिए इसमें संगठन में आपने देखा कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% है। नॉर्मली जो मृदाएं हैं उनमें संगठन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% है, लेकिन ये थोड़ी जरूरी है कि हर मृदा में ही 5% रहेगी।
कई मृदाओं में कम भी होती है, कई में ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ऐसी मृदाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना बेटा, कार्बनिक मृदाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कार्बनिक मृदाएं। तो देखिए, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा रहती है वो मृदा की उर्वरता को सीधे सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत मृदा में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो अधिक एक्टिव रहते हैं और वो नाइट्रीकरण आदि क्रियाओं को अधिक तेजी से बढ़ावा देते हैं। तो मृदा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट यदि बात करें मृदा में जुताई की विधि एवं समय, मृदा में देखो जो जुताई की जाती है किसानों के द्वारा वो लगातार यदि एक निश्चित गहराई तक ही की जाए तो मृदा में एक कठोर परत बने जाती है। मृदा में एक कठोर परत बन जाती है तो जो पोषक तत्व आदि रहते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मृदा में जुताई की विधि और समय जो रहता है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपन सही आ रहा है ना, कितने मिनट का बन गया? बात कर रहे थे मृदा उर्वरता उत्पादकता की। मृदा उर्वरता के बारे में हम आपको बता चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता की यदि बात की जाए तो मृदा उत्पादकता देखिए बेटा, मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है मृदा उत्पादकता। क्या कहलाएगी? मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर। ध्यान रख लेना बेटा, प्रति हेक्टेयर उपज देने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता की यदि बात की जाए तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो ये देखिए निम्नलिखित है। पहला है मृदा उर्वरता। देखिए बेटा, मान लीजिए कोई मृदा उर्वरक है, तो वो उत्पादन अधिक देगी, वो अधिक उत्पादन देगी। मान लीजिए मृदा उर्वरक नहीं है, ठीक है ना, मृदा फर्टाइल नहीं है तो वो उत्पादन कम देगी। तो मृदा की जो उर्वरता रहती है, सॉइल फर्टिलिटी जो रहती है, वो मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। क्योंकि मान लीजिए कोई मृदा है वो उर्वरक है तो उसका उत्पादन उसमें अधिक होगा, सॉइल फर्टाइल है तो उसका प्रोडक्शन अधिक होगा। मान लीजिए वो कम फर्टाइल है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो मृदा की जो उर्वरता रहती है वो मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। दूसरी यदि बात की जाए मृदा की भौतिक दशा, मृदा की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक दशाएं जो होती है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट यदि बात की जाए मृदा की स्थिति, देखो बेटा मृदा की स्थिति, यहाँ पर लोकेशन की बात की जा रही है। मान लीजिए कोई मृदा है उस शहर के पास स्थित है, शहर के पास स्थित कोई खेत है, मान लीजिए शहर के पास स्थित है, तो मान लीजिए किसी भी चीज़ की पैदा हुई उसमें, ठीक है ना, तो उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, मंडी में बेचा जा सकता है, ठीक है, आसानी से उसके द्वारा कम लागत पर ही अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है, अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो मृदा की जो स्थिति है वो भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। वो कैसे करती है मैंने आपको अभी बताया। मान लीजिए कोई शहर के पास वाली मृदा है तो वहां पर आसानी से कोई भी प्रोडक्ट जो भी पैदा हुआ आपके पास उसको मंडी में आसानी से बेच सकते हो आप। लेकिन मान लीजिए कहीं दूर स्थिति है तो दूर से लाओगे तो यातायात की कॉस्ट भी बढ़ेगी, अन्य कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो मृदा उत्पादकता कम होगी। तो मृदा की जो स्थिति रहती है वो भी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है उत्पाद की मांग। देखिए बेटा, मार्केट में उत्पाद की मांग जिस प्रकार की होती है उसकी प्राइस उसी प्रकार की होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की बाजार में मांग ज़्यादा है, बाजार में उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें उसकी यदि बाजार में डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और कीमत ज़्यादा होगी तो उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि अधिक मूल्य मिलेगा, अधिक मूल्य मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है ना। और लॉ ऑफ डिमांड चलता है बेटा इकोनॉमिक्स में, वो ये कहता है यदि किसी वस्तु की मांग बाजार में ज़्यादा होती है तो उसके मूल्य में उतनी वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो उत्पाद की जो मांग है वो भी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए यातायात के साधन। यातायात के साधनों की जो उपलब्धता रहती है, यातायात के साधनों की जो उपलब्धता रहती है वो भी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। कैसे? मान लीजिए कहीं पर यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे तो अधिक
अधिक महंगे नहीं होंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, कम मूल्य पर प्राप्त हो जाएंगे, तो मृदा की उत्पादकता बढ़ेगी। भाई खर्चा घटेगा, सीधी सी बात है, कॉस्ट घटेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे कारक है वो मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो आता है इसके अंदर, वो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो है बेटा मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। देखिए मृदा के द्वारा पौधों को प्राप्य रूप में पोषक तत्व प्रदान कराने की क्षमता कहलाती है बेटा मृदा उर्वरता। क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। मृदा उत्पादकता, मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाएगी। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरी यदि बात की जाए, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, जबकि मृदा उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती। एक उर्वरक मृदा उत्पादक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक उत्पादक मृदा हमेशा कैसी होती है बेटा? उर्वरक, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि बात की जाए मृदा उर्वरता की, तो मृदा उत्पादक जो होती है वो उर्वरक हमेशा होती है, लेकिन कभी भी जो अनउर्वरक मृदा रहती है वो उर्वरक मृदा हमेशा उत्पादक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उर्वरक मृदा हमेशा उत्पादक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक उत्पादक मृदा हमेशा कैसी होती है? उर्वरक होती है, ठीक है ना। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं कई बार, मृदा उर्वरकता और उत्पादकता में अंतर पूछ लिया जाता है। थैंक यू।